नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार के उन 4 नेताओं की जो कभी बिहार में अपना अलग पहचान रखते थे। उनकी एक अलग अहमियत थी और उनकी एक विशेष तरह की पूछ हुआ करती थी और उनके इशारे पे बिहार की राजनीति में उथल पुथल भी हुआ करता था। लेकिन आज लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां कुछ बदलती हुई नजर आ रही है और ये चारों नेता अपने जमीन तलाशने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो अहमियत है लोकसभा चुनाव के बाद वो काफी कम हो गई है। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये कौन है 4 नेता, क्योंकि ये चारों नेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से और उनके सहयोगी गठबंधन से ताल्लुकात रखते हैं। तो आइए जानते हैं उन 4 नेताओं के बारे में देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और देसी अड्डा के तमाम दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध रहा है जी। और इस लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए हैं तो बिहार की अहमियत बढ़ी हुई। बिहार की अहमियत तो केंद्र में बढ़ी हुई, लेकिन बिहार के 4 नेता ऐसे हैं जिसकी अहमियत घट गई। जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के पहले इनकी अहमियत काफी थी। कभी बिहार की राजनीति में ये चमकते सितारे थे, कई तो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। बिल्कुल लगता था कि यही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन समय गुजरता गया और समय के साथ साथ ये जो राजनेता हैं इनकी चमक फीकी होती गई और नतीजा ये है अभी कि इन चारों के चारों नेताओं की चमक अभी फीकी हो गई। इनमें से 2 तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे सीधे टक्कर लेकर मुकाबला कर उनके खिलाफ जाकर अपने लिए मुसीबत पैदा की और एक तो अपने भाई के प्यारे थे लेकिन भतीजा से जो लड़ लिए और जब भतीजा से लड़े तो भतीजा चाचा को पटक दिया। जी बिल्कुल। और राजनीति के चारों खाने चित हो गए। तो इशारा मेरा आप समझ चुके होंगे, दर्शक भी समझ रहे होंगे कि वो कौन कौन से नेता हैं और उन नेताओं की क्या छवि रही है, बिहार की राजनीति में कितनी अहमियत रही है। आज इन सब बातों की चर्चा हो। इनका होगा क्या, अब बीजेपी इनका क्या करे, विधानसभा चुनाव 2025 में इनका उपयोग करेगी भी या जिस तरह से कई इसमें से जो लोकसभा चुनाव में दरकिनार कर दिए गए उसी तरह दरकिनार कर दिए जाएंगे, देखना ये भी है। तो इन नेताओं की जो 4 नेताओं की बात हो रही है उसमें सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बीजेपी के धाकड़ कद्दावर नेता अश्वनी कुमार चौबे। अश्वनी कुमार चौबे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार बीजेपी के कभी वे चेहरा थे। लगातार 5 बार भागलपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, 2 बार सांसद भी बन चुके हैं बक्सर से और केंद्रीय मंत्री भी 2 बार बन चुके हैं। छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। 5 दशक से अधिक समय तक वे आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे। बोलने वाले नेता बोलते हैं तो पूरी राजनीति को हिला देते हैं। फिलहाल अभी वो सम्राट चौधरी पर गरम और सम्राट चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं और सम्राट चौधरी के खिलाफ जब अश्वनी चौबे बोल रहे हैं तो राजनीति भी कई मोड़ ले रही और कई मोड़ ले रही है। यही बीजेपी के लिए एक धर्म संकट भी है, क्योंकि अश्वनी चौबे अब चाहते हैं कि बीजेपी अकेले चुनाव करे। इस बात का भी वो ऐलान कर दिए। आप सभी को पता है कि बक्सर से इस बार उनका टिकट कट चुका है। कटने के बाद हालांकि मिथिलेश तिवारी वहां से जीते नहीं, ये 2 बार वहां से सांसद रहे और केंद्र में मंत्री भी रहे। कोई बड़ा आरोप नहीं लगा अश्वनी चौबे के 10 सालों के कार्यकाल में कि किसी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हों
या किसी विवादित कार्य के लिए गिरे हों। अश्वनी चौबे स्पष्ट वक्ता हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट से वंचित हो जाने के बाद अब वे चाह रहे हैं कि वो कैसी अपनी भूमिका राजनीति में आगे बढ़ाए। हालांकि उम्र जो है उनका वही उनका साथ छोड़ रहा है और अब जो है उन्हें राज्यपाल बनाने की भी चर्चा होती रहती है। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हो जाती है जब अश्वनी चौबे गुस्सा होते हैं कि हो सकता है कि इनको राज्यपाल बनाया जाएगा। लेकिन अश्वनी चौबे चाहते हैं संगठन में हिस्सेदारी। अब वे संगठन के लिए 5 सालों तक कार्य करना चाहते हैं। इसका कई बार उन्होंने चर्चा भी की जी। तो अब ये देखना है कि बीजेपी अश्वनी कुमार चौबे का कैसे उपयोग करती है, क्योंकि अश्वनी कुमार चौबे एक जमाने में बीजेपी के धाकड़ नेता, अभी भी वो केंद्रीय मंत्री रहे थे इसके पिछले टर्म में। हारे तो चुनाव नहीं, वो बक्सर से उनका टिकट काट दिया। तो मिथिलेश तिवारी के हारने के बाद उनके मन में कहीं ना कहीं खुशी तो होगी कि टिकट नहीं दिया तो चलो। हाँ, तो हार गए मिथिलेश तिवारी। जब चुनाव लड़ रहे थे तो अश्वनी चौबे वहां चुनाव प्रचार में गए भी नहीं। जी बिल्कुल। अब नरेंद्र मोदी उनको कई बार अपने सभाओं में बुलाए, पास बैठाए, बड़ा इज्जत भी दिया। अश्वनी चौबे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि संघ में उनकी पकड़ है। सीधे मोहन भागवत से उनका कनेक्शन है जी। तो ये उनकी मजबूती है, उम्र उनकी कमजोरी है। संगठन के लिए अब वे काम करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को वो निशाने पर लेते हैं और इतना तक भी कहते हैं कि आयातित नेता के भरोसे बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि उनका कहना है कि संघ के आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष या मंत्री बनाना चाहिए। नीतीश कुमार के भी वो खिलाफ जाते हैं और कहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी। तो अब देखिए, जब 25 में चुनाव लड़ना है और सम्राट चौधरी ये कह चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो फिर अश्वनी चौबे की बातें कितने दूर तक जाती है, इसको कौन कौन मानता है, सवाल तो ये है कि अश्वनी चौबे की अहमियत जो है वो कितनी है। अब लोकसभा का टिकट तो इन्हें मिला नहीं, बक्सर में वोट मांगने मिथिलेश तिवारी के लिए गए नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको आयातित नेता बताते हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि नहीं, के खिलाफ लड़ेंगे। तो जब इतनी विरोधी बातें हैं अश्वनी चौबे की, तो अश्वनी चौबे कितना टिक पाएंगे बिहार की राजनीति में, ये देखने वाला बात होगा जी। बिल्कुल। अब अश्वनी चौबे को ये ताकत मिलती कहां से कि इतना बोल पाते हैं? तो अश्वनी चौबे की जो ताकत है वही संघ, जो मैंने आपको बताया है कि संघ की ताकत जो है वो अश्वनी चौबे की ताकत है। वो लगातार संघ के संपर्क में रहते हैं, बचपन से ही वो संघ के कार्यों में जुड़े रहे हैं। तो यही उनको 72 साल के उम्र में भी वो ऊर्जा देती है कि वो सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती दे सके। और अब कितनी संभावनाएं हैं कि मुख्य धारा की राजनीति में अश्वनी चौबे लौटे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब अश्वनी चौबे की आगे की राजनीति जो है वो मुखर होकर नहीं दिख रही है। हालांकि वो प्रयास अपने तरफ से कर रहे हैं बयानों को देकर, ताकि वो राजनीति में बने रहे। अब देखना यह है कि अश्वनी चौबे आगे कितना बढ़ते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, वो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। देखिए, जमीन इतने दिनों तक सेवा की है संघ का, भाजपा का, तो अब उन्हें क्या जिम्मेवारी मिलती है। असली बात यह है बीजेपी इनका क्या करती है, ये आने वाले समय विधानसभा चुनाव के समय पता चलेगा। राज्यपाल बना देती है कि संगठन में मौका देती है कि विधानसभा चुनाव में कोई जिम्मेवारी सौंपती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। दूसरे जो नेता है, एक समय में बिहार में इनका जलवा था, एक पार्टी को ये जैसे चाहे वैसे चलाए, और इसकी पूरी छूट नीतीश कुमार ने इन्हें दी थी।
आप नाम समझ गए हो, जी आरसीपी सिंह अभी बीजेपी के पूर्वी नेता के रूप में बीजेपी में मौजूद है। लोकसभा चुनाव में इन्हें टिकट भी नहीं मिला था। ऐसा माना जा रहा था कि नालंदा से इन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी थी, जब नीतीश कुमार से संपर्क नहीं था, वो इंडिया में थे तब। जैसे ही नीतीश कुमार इंडिया से एनडीए में आए आरसीपी सिंह तो आरसीपी सिंह की संभावनाएं खत्म हो गई, क्योंकि नीतीश से बगावत करके ही ये जी बीजेपी में टिके हैं। और आपको पता है कि नीतीश कुमार से जो बगावत करके सामने खड़ा होता है, नीतीश कुमार उसे बर्दाश्त नहीं करते। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ चली गई तो आरसीपी सिंह की संभावनाएं जो है वो खत्म हो गई। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी थे यूपी के कैडर के, बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव थे, तब नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात हुई थी और जदयू के सबसे दामदार नेता बन गए थे। 2010 के जो विधानसभा चुनाव हुए वहां से ये एक्टिव राजनीति में आए और एक्टिव राजनीति में आए, देखते देखते इनकी हैसियत जो है वो नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की हो गई। और टिकट कैसे बटाएगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, ये सब आरसीपी सिंह तय करते थे। 2020 के जो चुनाव हुआ उसके बाद ये मंत्री बन गए। 19 का जो चुनाव हुआ उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद ये नीतीश के नाराजगी के बावजूद ये केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। चूंकि ये अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार ने इन्हें नॉमिनेट किया था बात करने के लिए, तो बात करके ये मंत्री बन गए। और स्थिति ऐसी बनी कि 2023 आते आते आरसीपी सिंह को पूरी तरह से अब तो ये चर्चा में भी कहीं नहीं है। अब तो कहीं चर्चा में भी नहीं है, कहीं खो गए हैं। अब आरसीपी सिंह का क्या होगा? आरसीपी सिंह जितने ताकतवर थे बिहार की राजनीति में, अब उनकी ताकत बीजेपी में बस एक कुर्मी नेता के रूप में रह गई है। तो अब क्या करेंगे आरसीपी सिंह, ये देखने वाली बात है। अब जो है आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के करीबी थे और आरसीपी सिंह बड़े प्लेयर अभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ हो सकते हैं। तो इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि आरसीपी सिंह जाए, क्योंकि नीतीश का तो कोई भरोसा नहीं, कब बाजी पलट दे, कब इधर से उधर हो जाए। तो इसलिए वो आरसीपी सिंह को चाहती। लेकिन अब देखिए बिहार की राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिहार के राजनीति में जो तीसरे बड़े नेता की जो आज चर्चा करेंगे, तीसरे बड़े नेता तो बड़े नेता हैं, लेकिन तीसरे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार की राजनीति में एक चमकते सितारे थे, बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रयास बहुत किया, एक लेक्चरर से राजनेता तक, मंत्री तक बने केंद्र में। और उपेंद्र कुशवाहा की एक खासियत है कि उपेंद्र कुशवाहा हर चुनाव में अपनी पार्टी का नाम बदल देते हैं या पार्टी दल का गठबंधन बदल देते हैं, और जैसे तैसे किसी भी तरह वो बिहार की राजनीति में अपनी उपयोगिता बनाए रखे हैं। इन सब के बावजूद अभी भी बिहार में कुशवाहा के वो बड़े नेता हैं। काराकाट का चुनाव वो हार चुके हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए से जब गठबंधन था तो एकमात्र सीट मिला था। अब वो विधान परिषद के माध्यम से बिहार की राजनीति में जाकर बिहार सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। अब इनके राह में सबसे बड़े बाधक नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने इनको राजनीति में लाया। जब ये जंदाहा में लेक्चरर थे तो नीतीश कुमार ने ही इन्हें जंदाहा से विधायक बनाने का वो प्रयास किया और उनके ही देख रेख में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति बढ़ी। 2005 में सत्ता में आने के बाद हालांकि उपेंद्र कुशवाहा वो चुनाव हार गए और दूरी बढ़ गई नीतीश कुमार से, लेकिन कई बार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से जुड़े और कई बार अलग अलग। फिलहाल अभी वो अलग है, अपनी पार्टी के बल पर वो चुनाव लड़े थे। काराकाट से पवन सिंह चुनाव में खड़े हो गए और नतीजा ये हुआ कि समीकरण ऐसा बना कि उपेंद्र कुशवाहा वो चुनाव हार। तो अभी बिहार की राजनीति से समझिए तो अलग थलग है।
चुप हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या करें, क्या बीजेपी इन पर उसी तरह से भरोसा करेगी, इन्हें क्या मौका देगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इनके ताकत कुशवाहा वोटर जरूर है, कुशवाहा के बड़े नेता हैं, और जिस तरह से इस चुनाव में कुशवाहा आरजेडी के तरफ झुकाव पड़ा है जी, उसको दूर करने में ये भूमिका अदा कर सकते हैं। अब आइए जो चौथे नेता हैं जिनकी हम बात करेंगे आज, वो है पशुपति पारस। पशुपति पारस एक ऐसे नेता है जिसे रामविलास पासवान ने अपने छत्र छाया में आगे बढ़ाया। 77 में वो पहली बार विधायक बने, 74 में रामविलास पासवान जब सांसद बन गए तो अलौली जो विधानसभा क्षेत्र है जी, उसके विधायक के तौर पर चुनाव पशुपति पारस ने लड़ा और पशुपति पारस वहां से जीते। पशुपति पारस को लगातार रामविलास पासवान के सानिध्य में काम करने का मौका मिला और वो अपनी जवाबदेही को बड़ी बाखूबी निभाते रहे। जब चुनावी राजनीतिक जीवन से रामविलास पासवान ने संन्यास लिया तो हाजीपुर से पशुपति पारस को उन्होंने टिकट दिया। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में दिया था मौका, उसी तरह से लोकसभा चुनाव में मिला मौका दिया, और यही कहीं ना कहीं से पशुपति पारस को ये भ्रम हो गया कि उनके विरासत के वारिस होने, और चिराग पासवान से बगावत कर ली जो उनके पुत्र है। तो राजनीतिक रूप से आप जानते हैं चिराग ने बड़ा संयम से काम लिया, जन संघर्ष किया, घूमा, पूरा बिहार घूमा और जन समर्थन अपने पक्ष में कर लिया। जी, पशुपति पारस राजनीति में फेंका गए, कहीं विलीन हो गया, किनारे कर दिए गए, भाजपा से भागे, फिर उसी के साथ गए। अब पशुपति पारस का क्या होगा ये समय बताएगा, क्योंकि चिराग पासवान उनको कितना एक्सेप्ट करेंगे और चिराग पासवान उनको कितना एक्सेप्ट करेंगे, इसी बात पर पशुपति पारस की राजनीति टिकी हुई, क्योंकि उनकी भी एक उम्र हो चली है। तो अब ये देखना है कि बिहार की राजनीति में इन चार नेताओं का 2025 के चुनाव में क्या उपयोगिता रहती है और बीजेपी इनका किस तरह से उपयोग करती है, ये राजनीति में प्रभावी रह भी पाते हैं या नहीं रह पाते। ये सब देखने समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप इंतजार कीजिए और देसी अड्डा से लगातार जुड़े रहिए। हम इसी तरह की बातें और तरह तरह की नई जानकारी आपके लिए लेकर हम आते रहेंगे। कुछ समय से हम लोग लगातार आपके संपर्क में नहीं थे जिस तरह से लोकसभा चुनाव में थे, उसका कारण था कि हम अपने ऑफिस का सेटअप कर रहे थे। अब नए सिरे से सब कुछ हो चुका है और हम अब लगातार नए तेवर कलेवर में आएंगे। थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा और अलग तरीके से हमें आएंगे आपको, और तब खबरों का विश्लेषण भी होगा, समाचार भी बताएंगे, तरह तरह के अपडेट्स भी आपको देंगे। तो आप अपना प्यार दुलार हमें बनाए रखें। हमारे चैनल को द देसी अड्डा को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और हमारा मनोबल ऐसे ही आप बढ़ाते रहें। नमस्कार।